हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी को इस प्यारा सा चैनल नशा ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम लोग इस सेशन के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो भी विज्ञान का 10 जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि 5 अंक वाला जो 5 अंक वाला क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे सारे को समझने वाले हैं। और यहाँ पर VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आप सभी को समझ में आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि जो VVI प्रश्न हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं 5 अंक वाला वे सही तरीके से वे लोग भी समझ जाए और लास्ट में समझ में आ जाए। पसंद आए तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, लेकिन सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि आपके पास पहुँचा है तो इसमें मेहनत लगा है। इस कारण से सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न को देख लेते हैं कि पहला प्रश्न क्या है, जो कि VVI के रूप में है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं पूछेगा, यहाँ पर VVI प्रश्न है, इसे सही तरीके से अध्ययन करते हुए चलना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार उदाहरण सहित समझाएं। यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में बोला गया है, उसे उदाहरण के सहित समझाना है, उदाहरण सहित परिभाषा देते हुए। यहाँ पर लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया के निम्नलिखित प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है, यहाँ पर पहला हो गया, यहाँ पर दूसरा है और यहाँ पर तीसरा है। तो यहाँ पर अंक के रूप में नहीं लिखा हुआ है, पहला दूसरा आप लोग समझ सकते हैं, ऐसा हमें आशा है। तो चलिए पहला प्रश्न को पहला जो प्रकार है उसे देखते हैं। लिखा हुआ है कि संयोजन अभिक्रिया, इसका जो होता है परिभाषा वह क्या है, दो या अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं या बनाते हैं, तो उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, जो कि रासायनिक अभिक्रिया का एक प्रकार है। इसका एग्जाम्पल जो होता है, उदाहरण होता है CaO प्लस में H2O। जब ये सभी आपस में मिलकर बनते हैं तो CaOH हल्टोएस होता है। यानी कि ये कौन सा अभिक्रिया है, तो संयोजन अभिक्रिया है। दो या दो से अधिक पदार्थ मिले हैं तो एक नया पदार्थ का निर्माण किए हैं। अब यहाँ पर दूसरा जो प्रकार है अपघटन अभिक्रिया है। तो एक यौगिक टूटकर दो या अधिक पदार्थ बनाते हैं, एक यौगिक टूटकर दो या अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे कि यहाँ पर CaCO3 है, इसको अलग अलग करके दो पदार्थ का निर्माण हुआ है, तो ये अपघटन अभिक्रिया में चल जाएगा। यानी कि CaCO3 जो टूटकर बना है CaO और प्लस में CO2, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बना है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि एक यौगिक जो था, यहाँ पर एक यौगिक टूटकर दो यौगिक का निर्माण किया है, तो ये अपघटन अभिक्रिया में चल जाएगा। आगे लिखा हुआ है व्यस्थापन अभिक्रिया। व्यस्थापन अभिक्रिया, तो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील को व्यस्थापित कर देता है। यहाँ पर ये है, यहाँ पर व्यस्थापन अभिक्रिया कहा गया। व्यस्थापन का मतलब ही होता है कि एक वस्तु को जब दूसरे स्थान पर हटा कर रख देते हैं तो उसे ही व्यस्थापन कहते हैं। तो व्यस्थापन अभिक्रिया है, अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को या क्रियाशील को व्यस्थापित करता है। उदाहरण के लिए Zn प्लस में CuSO4। तो ये जो Zn है ये Cu मतलब कि Cu को हटाकर यहाँ पर अपने स्थान को ग्रहण कर लिया है, जो कि व्यस्थापन अभिक्रिया में होता है। तो यहाँ पर एक और है द्विव्यस्थापन अभिक्रिया। तो द्विव्यस्थापन अभिक्रिया क्या है, आयनों का आपसी आदान प्रदान होता है। द्विव्यस्थापन में आयनों का आपसी आदान प्रदान होता है, तो उसे द्विव्यस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और इस प्रकार से हमारा 5 नंबर का जो था एक प्रश्न को बिल्कुल सही तरीके से हम लोग क्लियर कर चुके हैं। और हमें आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार और उदाहरण सहित जो हमने समझाया है। अब यहाँ पर ओम का नियम है, जो कि हमेशा पूछा जाता है। 2020 से आप लोग उठाकर देख लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन बैंक जो होता है उसे देख लीजिएगा। ओम का नियम हमेशा पूछा गया है और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो ओम का नियम का कथन लिखना है और सूत्र उपयोग लिखें। यहाँ पर इसका नियम क्या कहता है, समान ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उस पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। क्या कहा गया है, इस समान ताप पर, यहाँ पर समान ताप पर किसी चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर उस पर लगाए गए विभवांतर समानुपाती होता है। इसका जो सूत्र है V बराबर में IR, और जहाँ पर R जो है प्रतिरोध है। उपयोग इसका कहाँ होता है, तो विद्युत परिपथ के धारा ज्ञात करने में और प्रतिरोध निकालने में, विद्युत उपकरणों को डिजाइन में।
तो आप सभी को समझ में आया होगा कि ओम के नियम क्या कहता है। समान ताप पर किसी चालक के प्रवाहित विद्युत धारा उस पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। इसका सूत्र जो होता है ओम का नियम V बराबर में IR होता है, जहाँ पर I जो है प्रतिरोध है और इसका उपयोग कहाँ पर होता है तो विद्युत परिपथ का धारा ज्ञात करने में होता है और प्रतिरोध निकालने में होता है और साथ ही विद्युत उपकरण, एक सेकंड थोड़ा सा, और यहाँ पर विद्युत उपकरणों के डिजाइन बनाने में किया जाता है। ये है हमारा ओम का नियम। आगे लिखा हुआ मानव नेत्र। मानव नेत्र की रचना एवं कार्य का वर्णन करें। यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, शायद में मानव नेत्र होना जरूरी था लेकिन यहाँ पर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम समझा देंगे, ऐसे भी समझ में आ जाएगा सही तरीके से। यहाँ पर लिखा है कि मानव नेत्र की रचना एवं कार्य का वर्णन करें। तो मानव नेत्र एक प्रकाशीय यंत्र है। इसका मुख्य भाग कॉर्निया है, प्रकाश को अंदर प्रवेश कराता है। आइरिस जो है पुतली का आकार नियंत्रित करता है और यहाँ पर लेंस जो है प्रतिबिंब बनाता है। रेटिना जो है प्रतिबिंब ग्रहण करता है, यानी कि जो होता है यहाँ पर प्रतिबिंब जो बनता है वह रेटिना पर ही बनता है। इसी को यहाँ पर लिखा गया है कि प्रतिबिंब ग्रहण करता है। तो यहाँ पर रेटिना पर वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अभी बताया कि जो प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना पर बनता है और वह कैसा बनता है तो वास्तविक बनता है और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और यहाँ पर जिसे मस्तिष्क सीधा अनुभव करता है। यहाँ पर आप सभी को समझ में आया होगा कि जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वह कैसा बनता है तो वास्तविक बनता है तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ये मस्तिष्क सीधा अनुभव कर लेता है, जो कि उल्टा बनता है फिर भी। और यहाँ पर लिखा है कि आइरिस जो है पुतली का आकार नियंत्रित करता है। कॉर्निया जो है प्रकाश को अंदर प्रवेश कराता है। तो ये हमारा मानव नेत्र था, जो कि सही तरीके से हम लोग समझ पाए। अब यहाँ पर लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को सहित समीकरण सहित समझाएं। प्रकाश संश्लेषण जो कि पेड़ पौधों में क्रियाकलाप होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, तो उसे ही समझाने के लिए बोला गया है। तो बोला गया है कि हरे पौधे सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड साथ ही जल की सहायता से भोजन बनाते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। और इसका सूत्र क्या है C6CO2 प्लस में 6H2O, और ये दोनों को आपस में विक्रिया कराकर क्या बनता है तो यहाँ पर C6H12 और O6 बनता है और साथ ही 6O2 बनता है। यहाँ पर जल बाहर नहीं निकला है, क्यों? क्योंकि जितना मात्रा में वह जल ग्रहण किया है उतना अपने पास रख लिया है। यहाँ पर 12H2O मतलब कि 12 की संख्या में जल लेता तो 6 की मात्रा में ये जल को बाहर निकालता। यहाँ पर साथ में लिखा रहता, ये 12 जब रहता यहाँ पर लिखा हुआ रहता कि 6H2O। तो हमारा यहाँ पर 6 की मात्रा में जल लिया है, तो यहाँ पर जल बाहर नहीं निकलेगा। ये आप सभी को समझ में आया होगा। और यहाँ पर लिखा है कि यह प्रक्रिया पौधों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, यानी कि यह सिर्फ पेड़ पौधों में क्रियाकलाप होता है। आप सभी को समझ में आया होगा। यहाँ पर 5 नंबर में लिखा है कि वंशानुगति एवं विविधता क्या है, संक्षेप में समझाए। ये हमारा 2 नंबर में हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, जो कि बहुत ही VVI के रूप में माना किया जाता है कि हमेशा आता ही रहता है। तो वंशानुगति एवं विविधता क्या है, इसके परिभाषा को लिखना है और संक्षिप्त रूप यानी कि छोटे समझा देना है, सिर्फ छोटा परिभाषा के रूप में लिखकर। तो यहाँ पर लिखा होगा पहले वंशानुगति क्या है, माता पिता से संतान में लक्षणों का स्थानांतरण को कहते हैं वंशानुगति। और विविधता क्या है, एक ही जाति के जीवों में पाए जाने वाले अंतर को विविधता कहते हैं। कुछ समझ में नहीं आया होगा, फिर से समझा देते हैं। माता पिता में से संतान में जो लक्षण स्थानांतरण हो जाता है, यानी कि जो माता का लक्षण और पिता का लक्षण है उसी में से कुछ लक्षण जब संतान में आ जाता है तो उसे हम लोग वंशागति कहते हैं, वंशानुगति कहते हैं। और विविधता जब एक ही जाति के जीवों में पाए जाने वाले अंतर जो होता है, यानी कि जो अंतर होगा उसे हम लोग विविधता कहेंगे। आगे यहाँ पर लिखा है कि विविधता विकास के आधार पर, विविधता विकास का आधार है और जीवों को पर्यावरण के अनुकूल बनाता है। यहाँ पर विविधता होना बहुत आवश्यक भी है, क्योंकि विविधता नहीं रहेगा तो हम लोग अपने ही बच्चे को पहचान नहीं पाएंगे और सही तरीके से उसे देखभाल नहीं करेंगे। जो कि खुद बच्चा होगा वही अपने माता पिता को पहचानेगा सही तरीके से, तो ही हम लोग कुछ करेंगे, और नहीं तो फिर ऐसे ही बच्चा रह जाएगा, क्योंकि उसे हम लोग पहचानेंगे ही नहीं तो क्या कर सकते हैं। और यहाँ पर 6 नंबर में लिखा हुआ है 10 प्रश्न पूरा था, जिसमें से हम लोग 6 प्रश्न को आज क्लियर अभी कर रहे हैं और 4 प्रश्न शेष बच जाएगा। तो यहाँ पर समझ लेते हैं कि ये क्या कह रहा है।
यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न में लिखा है पारिस्थितिक तंत्र के घटकों का वर्णन करें। पारिस्थितिक तंत्र के घटकों का वर्णन करें। यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र क्या है इसके बारे में समझाना है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक होते हैं। कौन कौन? जैव घटक होता है और एक अजैव घटक होता है। जो कि यहाँ पर जैव घटक का उदाहरण यहाँ पर दिखा हुआ है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। और यहाँ पर अजैव घटक का उदाहरण है जल, वायु और मिट्टी, ताप। इसके बीच ऊर्जा प्रवाह और पोषक चक्र होता है। इसके बीच ऊर्जा प्रवाह एवं पोषक चक्र प्रवाह होता है। ये हमारा था जैव और अजैव घटक, पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक। 6 के बाद 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 7 नंबर प्रश्न में लिखा है कि विद्युत शक्ति क्या है, इसके सूत्र एवं मात्रक लिखें। तो विद्युत शक्ति क्या है? प्रति सेकंड में किए गया यहाँ पर प्रति सेकंड किया गया विद्युत कार्य विद्युत शक्ति कहलाता है। मतलब कि 1 सेकंड में जो विद्युत द्वारा कार्य किया जाता है उसे हम लोग विद्युत शक्ति कहते हैं। और विद्युत शक्ति यानी कि पावर और आवर सूत्र क्या होता है? तो VI होता है। और इसका मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। इसे हम लोग संकेत में W से सूचित करते हैं। और इस प्रकार से हम लोग समझ पाए कि विद्युत शक्ति जो है वह क्या है और इसका सूत्र क्या होता है। तो सूत्र जो होता है VI होता है। अब यहाँ पर 7 के बाद 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न में क्या कहता है? 8 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है जीवाश्म ईंधन क्या है, इसके लाभ एवं हानि को समझाएं। जीवाश्म ईंधन क्या है, इसको लाभ क्या है, इससे हानि क्या है, दोनों को समझाना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। या तो ठेठ भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि वे सारे ईंधन जो कि हमें जीव से प्राप्त होता है, जीव के अवशेष से प्राप्त होता है, उसे ही हम लोग कहेंगे जीवाश्म ईंधन। और इसका लाभ क्या है? तो सबसे पहले लाभ है कि अधिक ऊर्जा देता है। जो जीवाश्म ईंधन होता है वह अधिक होता है। जैसे कि एलपीजी जो है वह अधिक ऊर्जा देता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि आसानी से उपलब्ध होता है। जीवाश्म ईंधन जो है वह आसानी से उपलब्ध हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर गोबर का उपला यानी कि हम लोग गोईठा भी उसको कहते हैं। और गोईठा हमें आसानी से उपलब्ध हो जाता है और अधिक मात्रा में ऊर्जा भी प्रदान करता है। और इसका हानि क्या है कि यह प्रदूषण देता है, सीमित संसाधन है, यानी कि यह सीमित है, यह ज़्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में नहीं है। तो ये हमारा हानि है यहाँ पर। और 8 प्रश्न क्लियर हो चुका है। 9 नंबर प्रश्न में लिखा है कि अपवर्तनांक क्या है, इसके कारक लिखिए। अपवर्तनांक क्या है, इसके कारक को लिखिए। तो अपवर्तनांक क्या है? प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर दिशा बदलने की क्षमता अपवर्तनांक कहलाती है। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर दिशा बदलने की क्षमता अपवर्तनांक कहलाता है। यह माध्यम की प्राकृतिक और प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है। यहाँ पर यह माध्यम की प्रकृति और प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है। फिर से पर अपवर्तनांक को समझ लेते हैं। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर दिशा बदलने की क्षमता, एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाता है, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के द्वारा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यह एक माध्यम है, यहाँ पर बीच में है जो जल है, वाटर भी कह सकते हैं, जल है। यहाँ पर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब जाता है तो यहाँ पर से थोड़ा सा इस प्रकार से मुड़ जाता है, इतना नहीं मुड़ता है, हल्का सा मुड़ जाता है और फिर से सीधे निकल जाता है। तो यही बोला जा रहा है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर दिशा बदलने की क्षमता को अपवर्तनांक कहते हैं। यह प्रकाश के परिवर्तन के जो चैप्टर है उसके अनुसार हमें समझना होता है। तो आप लोग को सही तरीके से समझ में आया होगा, हमें ऐसे आशा है। यहाँ पर लिखा है कि डीएनए का महत्व जो है उसको समझाना है। डीएनए का महत्व क्या है? तो डीएनए जो है आनुवांशिक सूचना का वाहक है। डीएनए आनुवांशिक सूचना का वाहक है। यह लक्षणों का स्थानांतरण करता है। यह लक्षणों का स्थानांतरण करता है, प्रोटीन निर्माण करता है, कोशिका नियंत्रित करने में सहायक होता है। यानी कि डीएनए जो है इसका बहुत सारा कार्य है। यहाँ पर लक्षण स्थानांतरण करना होता है, प्रोटीन निर्माण करना होता है, कोशिका नियंत्रण करना होता है। यह सारे महत्व जो है डीएनए का है। तो आशा करते हैं कि ये जो 10 प्रश्न थे आप सभी को बिल्कुल सही तरीके से समझ में आया होगा। और समझ में आया है तो आप लोग ये काम ज़रूर से करते हुए जाइएगा कि आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। इसी प्रकार से हम लोग करते हैं इस सेशन का दैनिक। और आगे का जो प्रश्न रहेगा सामाजिक विज्ञान से यानी कि एसएसटी जिसको हम लोग कहते हैं, उससे भी 10 प्रश्न ही रहेगा।
आज से अभी भी हमारे पास बिल्कुल सही तरीके से 20 दिन का समय है, और 20 दिन में यदि हम लोग 10-10 प्रश्न को ही सही तरीके से क्लियर कर लेते हैं तो बहुत आगे चल जाएंगे। यानी कि 20 दिन, यहाँ पर आप सभी को जोड़ घटाकर बता देते हैं, 20 दिन का अभी भी समय है, जिसमें यदि हम लोग 10-10 करके डेली सब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ते हैं तो यहाँ पर 200 सब्जेक्टिव प्रश्न को सही तरीके से क्लियर करेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही पर्याप्त मात्रा में है। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सबसे लास्ट में लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले सामाजिक विज्ञान के सेशन में।